जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम वायुमंडल पढ़ रहे थे, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी चल रहा था, क्लाइमेटोलॉजी में हम वायुमंडल पढ़ेंगे। और वायुमंडल है उसको ऊंचाई के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। मोटे मोटे तौर पर जो वायुमंडल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे पहला होता है लोअर लेयर, जो कि 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके बाद में आती है मिडल लेयर, जो कि 10 से और 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और उसके बाद में होती है अपर लेयर, जो कि 80 किलोमीटर से और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अब इसमें जो लोअर लेयर होती है, जो कि 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। लोअर लेयर में सारी घटनाएं घटित होती है, जैसे तूफान का आना, आंधी आना, तड़ित झंझा आना। ये सारी जो इवेंट होती है वो लोअर लेयर में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जो मिडल लेयर होती है, जो कि 10 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है, जिसमें वायु दाब नियंत्रणकारी परत बोलते हैं इसको। इसमें जो वायु दाब होता है वो कंट्रोल वाली सिचुएशन होती है, वायु दाब के नियंत्रण की स्थिति होती है। और तीसरी होती है अपर लेयर, जो कि 80 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, जिसे हम ध्रुवीय प्रकाश कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सबसे मेनली हम बात करते हैं वायुमंडल को और भी बहुत सारी छोटी छोटी लेयरों में डिवाइड किया गया है। मोटे मोटे तौर पर 3 लेयर हो गई, अपर लेयर हो गई, लोअर लेयर हो गई और मिडल लेयर हो गई। इसके अलावा जो वायुमंडल है उसको अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है और फिर बहिमंडल होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल, ये पांचों के पांचों आपको पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर इनकी ऊंचाई को याद करना। ठीक है, तो मैं एक बार ही बता देता हूँ, इनकी ऊंचाई एक साथ बता देता हूँ। सबसे पहले यदि हम क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में अस्थिरता पाई जाती है। अस्थिरता का मतलब है कि जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर पाई जाती है, और जो विषुवत रेखा है उस पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कुछ इस तरीके से पाई जाती है, जिसमें ध्रुव पर पाई जाती है 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर पाई जाती है 18 किलोमीटर। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। 12 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो 3 बातें। पहली बात तो क्या है कि जो क्षोभ मंडल है इसकी ध्रुव पर ऊंचाई 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, और इसकी एवरेज ऊंचाई है लगभग 12 किलोमीटर है। समताप मंडल, समताप मंडल है जो 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। और बहिमंडल जो कि 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी ऊंचाई आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक के बाद एक होगा। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस में। क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम समताप सीमा कहते हैं। मध्य मंडल के ऊपरी भाग को मेसोस्पोज बोलते हैं। तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको, इनको मत याद करना कि इनको आपस में क्या बोलते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को, समताप मंडल के ऊपरी भाग को, मध्य मंडल के ऊपरी भाग को, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें इनसे रिलेटेड कई चीज़ें याद करनी होंगी। स्पेशली क्षोभ मंडल से रिलेटेड तो हमें बहुत सारी क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा की मोटाई कितनी है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एक बात और ध्यान रखना है आपको। एक सममंडल होता है, एक विषम मंडल होता है। सममंडल की ऊंचाई है जो 0 से 80 किलोमीटर तक होती है। विषम मंडल की जो ऊंचाई है वो 80 से 1000 किलोमीटर तक होती है। अब सममंडल क्या होता है, विषम मंडल क्या होता है, ये मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ये दोनों फैक्ट भी याद कर लेना आप। ठीक है, सममंडल को होमोस्फीयर बोलते हैं, जो कि 0 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। विषम मंडल जिसको हम हेट्रोस्फीयर बोलते हैं, जो कि 80 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। सममंडल 0 से 80 किलोमीटर तक, विषम मंडल 80 से 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, एक फॉर्मल लाइन होती है। देखो ये होते क्या है, सममंडल क्या होता है, विषम मंडल क्या होता है, फॉर्मल लाइन क्या होती है, ये मैं आगे बता दूंगा, लेकिन इनसे रिलेटेड ये फैक्ट है, इनको आप एक बार देख लें जिससे कि आगे कंफ्यूजन ना हो आप। फॉर्मल लाइन ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो लाइन पाई जाती है, जो
लाइन तो क्या पाई जाती है वायुमंडल में, फॉर्मल लाइन की जो ऊंचाई होती है वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है, तो फॉर्मल लाइन की हाइट होती है 100 किलोमीटर। ठीक है, फॉर्मल लाइन क्या होती है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा इन सारी चीज़ों को। अब लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दो वायुमंडल की परतों के मध्य सीमांत या पोज की परत होती हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, सीमांत होता है, पोज होता है। जैसे मैंने अब भी आपको बताया था, क्षोभ सीमा बोला था मैंने, फिर समताप सीमा बोला, फिर मध्य सीमा बोला। तो ये क्या होती हैं? ठीक है, ट्रोपोपोज होता है, स्टेरेटोपोज होता है और मेसोपोज होता है। जैसे ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक ऐसा भाग होता है जहां पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोज बोलते हैं, इसको सीमांत बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को हम क्षोभ सीमा कह दिए, समताप मंडल के ऊपरी भाग को हम समताप सीमा बोल दिए। इस तरीके से होता है ये। जो पोज होता है, जो मध्य सीमांत होता है, इसको संक्रमण परत भी बोलते हैं। संक्रमण परत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो मंडलों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, दो वायुमंडल की परतों के बीच का जो भाग होता है, तो दो वायुमंडल की परतों के बीच का भाग कैसा होगा? जिसमें दोनों परतों की विशेषताएं देखने को मिलेंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? संक्रमण परत बोलते हैं, पोज बोलते हैं, मध्य सीमांत बोलते हैं या सीमा बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये हमारा समताप मंडल है, तो इन दोनों के बीच का ऐसा भाग जहां पर हमें दोनों परतों की, क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों की विशेषताएं देखने को मिल रही हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पोज सीमांत कह देते हैं या संक्रमण परत कह देते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टिजरेंस, कीबोट व नेपियर शो जैसे जलवायु विज्ञानियों ने इन वायुमंडल की परतों को तापमान संबंधित विशेषताओं के आधार पर निर्मित किया था। ठीक है, अब ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिन मंडल, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो तापमान के आधार पर किसने किया था? टिजरेंस, कीबोट और नेपियर शो ने किया था। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि टिजरेंस, कीबोट और नेपियर शो ये दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने वायुमंडलीय परतों को तापमान की विशेषताओं के आधार पर क्या किया था? विभाजित किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में। अब देखो, क्षोभ मंडल के कुछ नाम हैं। सबसे पहले तो इसका इंग्लिश नाम याद करो, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये एक ऐसा कॉमन नाम है जो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल, परिवर्तन मंडल, ये शब्द हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा बेस्ट है इंग्लिश का शब्द याद कर लो, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एक ट्रोपोस्फेयर शब्द याद कर लो। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। अब क्षोभ मंडल को हम विक्षोभ मंडल भी बोल रहे हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल ही एक ऐसी परत है वायुमंडल की जहां पर हमें आंधी तूफान जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको विक्षोभ मंडल कह देते हैं। क्षोभ मंडल में संवहनीय तरंगें गति करती हैं, इसलिए इसको हम संवहनीय मंडल भी कह देते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान, जलवायु जैसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल, संवहनीय मंडल, विक्षोभ मंडल क्यों कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई 12 से 13 किलोमीटर एवरेज मानी गई है। कुछ बुकों में आपको 12 भी देखने को मिलेगा, कुछ में आपको 13 भी देखने को मिलेगा, लेकिन यदि दोनों एक साथ कभी वैल्यू नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि 12 और 13 दोनों ऑप्शन में हो। ठीक है, इस मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ऊंचाई के साथ तापमान की कमी कैसे? इसको सामान्य ताप पतन दर बोलते हैं। ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, इसको सामान्य ताप पतन दर बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको। अब ये नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर क्या होता है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, तो धरातल से ऊपर की ओर जाने पर यदि तापमान में लगातार गिरावट आती है तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर बोलते हैं। सबसे पता चल रहा होगा, सामान्य ताप पतन, पतन का मतलब होता है गिरना। ठीक है, सामान्य का मतलब होता है नॉर्मल तरीके से, और ताप का मतलब है तापमान। तो तापमान का सामान्य तरीके से क्या होना? पतन होना। तापमान का सामान्य तरीके से गिरना, ये क्या होता है? सामान्य ताप पतन दर होती है। तो सामान्य ताप पतन दर को इंग्लिश में नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है कि यदि हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं और ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आ रही है? गिरावट आ रही है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, सामान्य ताप पतन दर बोलते हैं।
तो जो क्षोभ मंडल होता है उसमें हमें सामान्य तापपतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट की विशेषता देखने को मिलती है। तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल ऐसा मंडल है जहाँ पर हमें नॉर्मल लैप्स रेट की स्थिति देखने को मिलती है। नॉर्मल लैप्स रेट में समझा देता हूँ, ये हमारा धरातल है। धरातल से यदि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तापमान गिरता जा रहा है। जैसे यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, थोड़ा ऊपर चले 20 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया। मतलब धरातल से यदि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तापमान में गिरावट आ रही है, तो उसको हम सामान्य तापपतन दर बोलते हैं, जो कि हमें क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। अब देखो, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय गैसों का घनत्व, वायुदाब एवं कणिकीय पदार्थ में कमी आती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर वायुदाब कम होगा, ठीक है, गैसों का घनत्व भी कम हो जाएगा, कणिकीय पदार्थों की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय गैसों का घनत्व कम हो जाता है। देखो एक बात ध्यान रखना, तापमान वायुदाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान बढ़ेगा, वायुदाब कम हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम हो जाएगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ जाएगा। ये एक नॉर्मल सा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय गैसों का घनत्व कम होता है। भाई पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा गैसों का घनत्व है। पृथ्वी के धरातल से यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो गैसों का घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है, पहली बात। दूसरी बात, धरातल से यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब भी कम होता जाता है, ठीक है। तीसरी बात, कणिकीय पदार्थों में भी कमी आती जाती है, तापमान में भी कमी आती जा रही है। तो ये तीनों चारों बातें आपको ध्यान में रखना है कि यदि हम धरातल से ऊपर की ओर जा रहे हैं, धरातल से यदि हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तो घनत्व में कमी आएगी, वायुदाब में कमी आएगी, गैसों के घनत्व में कमी आएगी, वायुदाब में कमी आएगी, कणिकीय पदार्थों में कमी आएगी और तापमान में भी कमी आएगी। तो ये चारों बातें आपको पता होना चाहिए कि यदि हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये नॉर्मल बातें आपको पता होनी चाहिए कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल में यदि हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो गैसों के घनत्व में, वायुदाब में, कणिकीय पदार्थों में कमी आएगी। ऊंचाई की ओर जाने पर सामान्य तापपतन दर के अनुसार तापमान में कमी आती है। अब सामान्य तापपतन दर क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब सामान्य तापपतन दर में जो तापमान की कमी आ रही है वो किस तरीके से आती है ये समझना सबसे जरूरी है। देखो, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। कितनी, 6.5 डिग्री सेल्सियस। और यदि मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कम होना, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है। नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट में यदि हम वायुमंडल में पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो 1 किलोमीटर ऊपर चलने पर तापमान में औसत 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी आती है। और यदि हम मीटर के अकॉर्डिंग देखें तो 165 मीटर ऊपर चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। लेकिन ये एवरेज नहीं है। यदि हम पृथ्वी के धरातल की बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर हमें ये स्थिति देखने को मिलती है कि हम यदि पृथ्वी के धरातल से, बिल्कुल धरातल से 165 मीटर ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो ये जो अंतर है, जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 165 मीटर पर कम हो रहा है, ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो कहीं पर 200 मीटर की ऊंचाई पर भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो ध्यान रखना, दोनों तरीके से 165 मीटर की ऊंचाई पर चलने पर 165 मीटर ऊंचाई चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। सामान्य तापपतन दर होता है जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है NLR होता है, उसमें 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी आती है, ठीक है। और यदि हम फिट की बात करें तो 1000 फीट पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की कमी आती है। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सामान्य तापपतन दर की वैल्यू है ये। सामान्य तापपतन दर की पहली वैल्यू 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, यदि हम पृथ्वी के धरातल से 1 किलोमीटर ऊंचाई की ओर चलते हैं, मैं ये समझा देता हूँ, ये पृथ्वी का धरातल है, इससे यदि हम 1 किलोमीटर ऊपर की ओर चलते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में कितनी कमी आएगी, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, ठीक है। 165 मीटर ऊपर चलने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी आएगी। 1000 फीट ऊपर चलने पर लगभग 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की कमी आएगी।
ठीक है। इसमें ये जो 165 मीटर वाली जो वैल्यू है ये एक औसत वैल्यू नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन यहां से इस तरीके से भी बन जाता है कि माना कि आप पृथ्वी के धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, ठीक है। माना कि आप पृथ्वी के धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं और वहां पर आपने तापमान का मापन किया और आपको पता चला कि पृथ्वी के धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो अब आप बताओ कि पृथ्वी के धरातल पर कितना तापमान होगा। तो यदि आप में कॉमन सेंस होगा तो आप इस क्वेश्चन को ठीक कर देंगे कि भाई नॉर्मल लेफ्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर ऊपर चलने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आ रही है। आप पृथ्वी के धरातल से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर हैं, तो 3 किलोमीटर ऊंचाई पर हैं तो आप नीचे आते जाओगे। भाई आप 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, आप नीचे आते जाओगे तो क्या होता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा। किस हिसाब से बढ़ेगा, पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। आप 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आओगे, नीचे की ओर आ रहे हो, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आओगे, तापमान कितना हो जाएगा, 16.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आओगे तो तापमान कितना हो जाएगा, 16 और 6 कितना होता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और फिर जब आप पृथ्वी के धरातल पर पहुंचोगे तो तापमान कितना हो जाएगा, 29.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसका आंसर देना है। माना आप पृथ्वी के धरातल से, ठीक है, माना कि आप पृथ्वी के धरातल से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, ठीक है। माना कि आप पृथ्वी के धरातल से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, आपने वहां पर तापमान का मापन किया और आपको पता चला कि यहाँ पर -24 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो बताओ पृथ्वी के धरातल पर कितना तापमान होगा, ठीक है। भाई आप पृथ्वी के धरातल से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और वहां पर आपने तापमान का मापन किया तो आपको पता चला कि -24 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो अब आपको बताना है कि पृथ्वी के धरातल पर तापमान क्या होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करने का। 11 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दो 6.5 से, ठीक है, और उसको फिर इसमें जोड़ दो, बस नॉर्मल सा फंडा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पृथ्वी के धरातल पर 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आप पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जा रहे हो, 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। तो बताओ पृथ्वी के धरातल से 500 मीटर ऊंचाई पर कितना तापमान होगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि यदि पृथ्वी के धरातल पर 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो पृथ्वी के धरातल से 500 मीटर ऊंचाई पर कितना तापमान होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी के धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान होगा यदि पृथ्वी के धरातल पर तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस है। ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी का कारण धरातल के समीप गुरुत्वाकर्षण के कारण सघन एरोसोल्स का पाया जाना है, ठीक है। ऊंचाई की साथ साथ तापमान में कमी आ रही है, उसके दो सबसे बड़े रीजन हैं, एक तो पार्थिव विकिरण है, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो एरोसोल्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो गैस हैं, उनका पृथ्वी के धरातल के पास में क्या पाया जाता है, अधिक घनत्व पाया जाता है। जब पृथ्वी के धरातल के पास अधिक घनत्व पाया जाएगा गैसों का, कणिकीय पदार्थों का, तो वो क्या करेंगे, सूर्य की उष्मा का भी अधिक क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो गैसों का घनत्व भी कम होता जाएगा, कणिकीय पदार्थों की मात्रा भी कम होती जाएगी, तो वो कम मात्रा में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कणिकीय पदार्थों या एरोसोल्स की अधिकता, ठीक है। जैसे जैसे धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो गैसों का घनत्व भी कम होता जाता है, कणिकीय पदार्थों की मात्रा भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम होता जाता है। इस मंडल में संवहनीय तरंग अंतिम पहुंच तक सीमा मानी जाती है, ठीक है। ध्यान रखना जो संवहनीय तरंगें वो हमें क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसे संवहनीय परत भी कहते हैं। ग्रीष्म काल में इस मंडल की ऊंचाई शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है, बताओ क्यों। जो क्षोभ मंडल होता है ना, उसकी ऊंचाई गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होती है, सर्दियों के मौसम में कम होती है।
ग्रीष्मकाल में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो शीतकाल की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में जो संवहनीय तरंग है वो ऊष्मा पाकर अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठती हैं। और जब संवहनीय तरंगे या संवहनीय धाराएं हैं, जो हवाएं हैं, वो हिट पाकर यदि अधिक ऊंचाई तक उठेंगी तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ऊपर तक हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में कम ऊपर तक उठती हैं, जिसकी वजह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है। तो आपको यह ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों कि ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीतकाल की तुलना में कम होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है संवहनीय तरंगों और इसके अलावा जो टेम्परेचर है उसका, संवहनीय तरंगों का ऊपर उठना या टेम्परेचर। तापमान अधिक होगा तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक हो जाएगी, तापमान कम होगा तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाएगी। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में क्षोभ सीमांत का तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों के क्षोभ सीमांत की अपेक्षा 2 गुना ठंडा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा का तापमान होता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों की जो क्षोभ सीमा है उसकी तुलना में 2 गुना होता है। मैं समझाता हूं इस लाइन का मतलब। ये इस तरीके से हमारी क्षोभ सीमा है, क्योंकि क्षोभ सीमा क्या होती है, क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल का या क्षोभ सीमा का क्या मतलब है, क्षोभ सीमा या क्षोभ मंडल है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग तापमान कम होता जा रहा है, तो ध्रुवों पर तो क्या होगा, ध्रुवों पर तो क्या होगा, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान कम होगा, लेकिन विषुवत रेखा पर तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान कम होगा ना। तो विषुवत रेखा पर तो क्षोभ सीमा कहां पर है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ध्रुव पर क्षोभ सीमा कहां पर है, 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्षोभ सीमा, विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों की जो क्षोभ सीमा है उसकी तुलना में 2 गुना ठंडा होता है, 2 गुना कम होता है। यहाँ पर यदि तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर संवहनीय तरंगों की पहुंच कम ऊंचाई तक होने के कारण इस मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवतीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में संवहनीय तरंगें नहीं चलती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में संवहनीय तरंगों की अनुपस्थिति के कारण जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर पाई जाती है और विषुवतरेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर पाई जाती है। इस मंडल में समस्त प्रकार के मौसमी परिवर्तन संपन्न होते हैं। वायुमंडल के अंदर जितने भी मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं वो चाहे जलवायु से रिलेटेड हो, चाहे बरसात हो, चाहे बादल हो, चाहे चक्रवात हो, सारा सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है। इस परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल को प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिकों फुलोन फैंडोन ने 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था फैलोन फैंडोर्फ। फैलोन फैंडोर्फ महोदय ने क्षोभ मंडल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला निचला क्षोभ मंडल, मध्यवर्ती क्षोभ मंडल और ऊपरी क्षोभ मंडल। ठीक है, जो निचला क्षोभ मंडल है वो धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो मध्यवर्ती क्षोभ मंडल है वो 2 किलोमीटर से ऊपर तक पाया जाता है। ठीक है, और जो ऊपरी क्षोभ मंडल है वो 2 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मत याद करना, आप हमारे काम के नहीं है बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, ये स्कूल लेक्चर बेस पर है ये सारी चीज़ें, इसको मत याद करना। इस मंडल में क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर की क्षैतिज के समानांतर वायु के कणों के संचलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भी मत याद करना, हमारे काम का नहीं है इतना। ठीक है, अब ये आइसोटीन ये वगैरह क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको कार्टोग्राफी में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्षोभ मंडल में राष्ट्रीय स्तर के विज्ञानों का संचलन होता है। ठीक है, विमानों का संचलन होता है, ध्यान रखना, क्षोभ मंडल में राष्ट्रीय स्तर के विमानों का संचलन होता है। जो राष्ट्रीय स्तर के जो विमान हैं वो क्षोभ मंडल में ही चलते हैं। इस मंडल में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% भाग पाया जाता है। ठीक है, समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल का निचला भाग सौरिक विकिरणों के अवशोषण के कारण गर्म नहीं होता, वरन धरातल से उष्मा के निचले वायुमंडल में परिचालन, संवहन एवं विकिरण की विधियों से स्थानांतरण से गर्म होता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो सूर्य के द्वारा जो विकिरण आती हैं
उनके द्वारा वायुमंडल का निचला भाग गर्म नहीं होता, बल्कि जो वायुमंडल का निचला भाग है वो गर्म होता है। किससे? पार्थिव विकिरण के परिचालन, संवहन और विकिरण के द्वारा। ठीक है। तापीय प्रतिलोमन की घटना हमें निचले क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। अब तापीय प्रतिलोमन क्या होता है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी तापीय प्रतिलोमन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ कि यदि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उन स्थानों पर होती है जहां पर ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यदि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है तो उसे हम तापीय प्रतिलोमन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल से रिलेटेड बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं समताप मंडल के बारे में, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल के पश्चात 2 से 4 किलोमीटर की मोटाई की क्षोभ सीमांत की परत पाई जाती है। इस परत में समताप मंडल और क्षोभ मंडल की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा बोलते हैं। ठीक है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच का जो भाग है, ये क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल, इन दोनों के बीच का जो भाग है लगभग 2 से 4 किलोमीटर की मोटाई वाला, उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोपॉज में हमें समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। भाई ये क्या है? ट्रोपोपॉज है, क्षोभ सीमा है। इसमें हमें क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। क्षोभ सीमा जो ट्रोपोपॉज होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 2 से 4 किलोमीटर मोटाई होती है इसकी। और ट्रोपोपॉज का नामकरण किसने किया था? नेपियर्सो ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये आपको, क्षोभ सीमा का नामकरण किसने किया था? नेपियर्सो ने किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं समताप मंडल की ऊंचाई। तो जो क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है। यह है हमारी क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों कि क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में समताप मंडल पाया जाता है। इस परत में ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में स्थिरता की विशेषता देखने को मिलती है। ध्यान रखना, समताप मंडल में तापमान की स्थिरता की विशेषता पाई जाती है। समताप मंडल में यदि आप ऊपर की ओर जाओगे, मतलब क्षोभ सीमा से यदि आप 50 किलोमीटर की ऊंचाई की ओर जाते हो तो आपको तापमान में स्थिरता की विशेषता देखने को मिलेगी। तापमान की स्थिरता का मतलब होता है तापमान का स्थिर होने की विशेषता देखने को मिलेगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पर तापमान स्थिर क्यों हो रहा है? क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तापमान की स्थिरता क्यों देखने को मिल रही है? उसका सबसे बड़ा कारण है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस, ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावोलेट वेव्स होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनका क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती हैं। जब ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावोलेट वेव्स का, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करेगी तो क्या होगा? क्षोभ मंडल का ओजोन गैसों का या ओजोन परत का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल समताप मंडल का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समताप मंडल में तापमान की स्थिरता देखने को मिलती है, तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लग जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है समताप मंडल में उपस्थित ओजोन गैसों की मात्रा, ओजोन परत की उपस्थिति। और ओजोन परत की वजह से तापमान की स्थिरता या तापमान की बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्योंकि ओजोन गैस क्या करती हैं? सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावोलेट वेव्स, पराबैंगनी किरणों का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसका? ओजोन गैस का या ओजोन परत का। और जब ओजोन परत या ओजोन गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली समताप मंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा। बीस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपयुक्त ताप व दाब की दशा के कारण ओजोन गैस की परत पाई जाती हैं। इस गैस का सर्वप्रथम आकलन स्कोनबीन नामक विद्वान ने किया था। जो ओजोन गैस होती है, इसका आकलन सबसे पहले स्कोनबीन ने किया था।
ओजोन गैस की सांद्रता, ओजोन गैस की परत की मोटाई के मापने के लिए डॉप्सन नामक वैज्ञानिक के आधार पर डॉप्सन इकाई को प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई की खोज किसने की थी? डॉप्सन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। तो यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। डॉप्सन इकाई को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो डॉप्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए, ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई की खोज डॉप्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ओजोन गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अभिक्रिया करके टूट जाती है। ठीक है, जो CFC होती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैं इन्वायरमेंट में भी पढ़ा चुका हूं आपको। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रति अणु सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव रखता है, परंतु यह कृत्रिम गैस के रूप में प्राप्त होती है। CFC किससे निकलती है? CFC मोस्टली रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होते हैं, उनसे निकलती हैं। ठीक है, जो CFC गैस होती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, वो प्रशीतन, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर से निकलती है। CFC क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है और सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान CFC पहुंचाती है। CFC सामान्यतः सर्वाधिक मात्रा में कृत्रिम स्रोत से निकलती है, जो कृत्रिम स्रोत है उनसे निकलती है। प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन प्रति अणु सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस प्रदर्शित करती है? CFC। और प्राकृतिक रूप से प्रति अणु सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस प्रदर्शित करती है? मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदर्शित करने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग वाली जो गैस है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली जो गैस है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है, अतः कुल ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, आपको पता हो तो ओजोन परत में दिन प्रतिदिन छिद्र होता जा रहा है, ओजोन परत में दिन प्रतिदिन होल बन रहा है। और जो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? CFC की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अब इस छिद्र के बारे में सबसे पहले पता किसने चलाया था? फोरमैन नामक विद्वान ने पता चलाया था। जिसने? फोरमैन नामक विद्वान ने, कि ओजोन परत के अंदर जो होल बन रहा है, ओजोन परत के अंदर जो छिद्र बन रहा है, उस छिद्र के बारे में सबसे पहले किसने पता चलाया था? फोरमैन नामक विद्वान ने पता चलाया था, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, ओजोन परत पर छिद्र सबसे पहले कहां पर देखा गया? तो अंटार्कटिका पर है। ठीक है, ओजोन परत में जो होल है वो अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं और हो रहा है। 1984 में अमेरिकी कृत्रिम उपग्रह निम्बस 7 द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन गैस के पूर्ण क्षरण चित्र, उपग्रह चित्र, इमेज प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी है। ओजोन परत 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। ओजोन परत की सबसे ज़्यादा सांद्रता 18 से 37 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। ओजोन गैस की सबसे ज़्यादा मात्रा 18 से 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। ओजोन की परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। डॉप्सन की खोज डॉप्सन नामक विद्वान के द्वारा की गई थी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद देखा गया था, होल देखा गया था। ओजोन परत का क्षरण सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है? अंटार्कटिका पर हो रहा है। इसको सबसे पहले किसने देखा था? फोरमैन नामक विद्वान ने देखा था और निम्बस 7 के द्वारा इसका फोटो लिया गया था। निम्बस 7 क्या है? एक सैटेलाइट था जिसके द्वारा ओजोन परत के बीच में जो होल हो रहा है अंटार्कटिका के ऊपर, उसको देखा गया था। ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का 99.99% भाग को अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, जो समताप मंडल होता है उसमें तापमान की स्थिरता और तापमान में वृद्धि दोनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब तापमान में स्थिरता है, तापमान में वृद्धि है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ओजोन गैस है। ठीक है, उसके अलावा जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तापमान की प्रतिलोमन स्थिति बोलते हैं।
तो हम ओवरऑल एक शब्द में कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर की स्थिति देखने को मिलती है और समताप मंडल में तापमान के प्रतिलोमन की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो समताप मंडल में हमें तापमान के प्रतिलोमन की स्थिति देखने को मिल रही है, क्षोभ मंडल में हमें नॉर्मल लैप्स रेट सामान्य ताप पतन दर की स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, समताप मंडल का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ये हमारा समताप मंडल है, ये हमारा मध्य मंडल है। समताप मंडल और मध्य मंडल का बीच का भाग, इसको हम क्या कहते हैं, समताप सीमा बोलते हैं, स्ट्रेटोपोज़िलियर बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर पाया जाता है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है, मतलब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और इस परत की मोटाई कितनी होती है, लगभग 2 से 4 किलोमीटर होती है या 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो समताप सीमा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। समताप सीमा में हमें मध्य मंडल और समताप मंडल की विशेषताएं देखने को मिलती है। समताप सीमा 2 से 4 किलोमीटर मोटाई की होती है और इसकी कहीं कहीं पर मोटाई 5 किलोमीटर भी देखने को मिली है। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य मंडल। अब जो ये मध्य मंडल वाला पोर्शन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।